हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाक्य क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। महर्षि जैमिनी के अनुसार एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। उसी तरह पतंजलि के अनुसार जिसमें एक क्रिया हो उसे वाक्य कहते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह अर्थवान ध्वनि समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के लिए निम्नलिखित 5 बातें होना आवश्यक है। जैसे सार्थकता, वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए यानी उनका अर्थ होना चाहिए। दूसरा है योग्यता, वाक्य में बात तार्किक धरातल पर सही हो। तीसरा आकांक्षा, वाक्य पूरे अर्थ देने में सक्षम हो। चौथा सन्निधि, वाक्य के शब्द समृद्धता की दृष्टि से एक दूसरे के निकट हो। और अन्विति, वाक्य अवयवों में व्याकरणिक एकरूपता होनी चाहिए। कर्ता और क्रिया एक ही रूप में हो। वचन और लिंग का भी ध्यान दिया जाए। वाक्य के प्रकार, वाक्य 2 तरह के होते हैं, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि वाक्य के अंग क्या है। वाक्य विन्यास करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त रहते हैं, इसलिए वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर हम जानेंगे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः काम के करने वाले कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं। जैसे रमेश गांव जाएगा। अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। उसी तरह विधेय, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य को अलग कर लेने के बाद जो शेष रह जाता है वही विधेय कहलाता है। अतः वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे आदमी जा रहा था, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, गीता लिखती है। इन वाक्यों में जा रहा था, सो गया और लिखती है विधेय अंश हैं। इनसे उद्देश्य के कार्य का ज्ञान हो रहा है, यानी जो भी क्रिया की जा रही है वही विधेय होता है और जो उसमें कार्य करने वाला यानी कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्यों के बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया तथा एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे बिजली चमकती है, गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, सूर्य निकल रहा है। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, अतः ये सरल या साधारण वाक्य हैं। ये अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जो कि योजक से जुड़े होते हैं। यदि इन वाक्यों में से एक मुख्य हो तथा शेष उस पर आश्रित हो तो ऐसा वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं वह कौन सा मनुष्य एक प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में लाता है, क्योंकि उससे आगे का वाक्य भी अधूरा है। तो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है और जो वाक्य बचा वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। अन्य उदाहरण देखते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर भी मालिक ने कहा मुख्य उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी आश्रित। इसी तरह मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे मोहनलाल मुख्य उपवाक्य है और जो श्याम गली में रहता है आश्रित उपवाक्य है। यह वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यह वही भारत है मुख्य उपवाक्य है और जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था आश्रित उपवाक्य है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें 2 वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य एक दूसरे के बिना अपूर्ण हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक, अव्यय, किंतु, परंतु, बल्कि और अथवा तथा आदि द्वारा जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी आप सबको इस वाक्य में क्या ढूंढना है बच्चों? किंतु, परंतु, बल्कि और अथवा तथा आदि ऐसे अव्यय यदि किसी भी वाक्य में दिखते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होंगे। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। अब आप देखेंगे दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं, यानी राम पढ़ रहा था एक वाक्य हो गया और रमेश सो रहा था दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए हमने परंतु अव्यय लगाया जब यह एक वाक्य हुआ।
इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। इसी तरह सीमा खेलने गई और रीता नहीं गई। यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, एक तो शीला खेलने गई और दूसरा रीता नहीं गई। अब हमने इन्हें जोड़कर एक बनाया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। समय बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, समय बहुत खराब है और सावधान रहना चाहिए, लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए हमने इसलिए लगाया, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आप लोग की हेल्प के लिए है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 9th-10th के सिलेबस में इससे आगे के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इनको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें इसे डिटेल में समझना होगा। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य से पहले की का प्रयोग होता है और कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। जैसे, मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर घर जरूर जाएंगे। मैं जानता हूँ वह चोर है। देखिए, यहाँ पर की आ सकता था, जैसे मैं जानता हूँ कि वह चोर है, लेकिन की लगाया नहीं है। तो आपको यह समझना होगा कि कहाँ पर की आ सकता है या आया है, तभी आप इसे पहचान पाएंगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है। आइए अब दूसरा उपवाक्य देखते हैं। कौन सा? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी में जो, जिस, जिसे आदि वाले उपवाक्य प्राय विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे, वह पुस्तक कहाँ है जो पिताजी लाए थे। जो आत्मविश्वासी होता है वही आगे बढ़ता है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। यानी यहाँ पर पीछे वाला वाक्य जो है वो आगे वाले वाक्य पर आश्रित रहता है, इसलिए इसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अधिकतर विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, जो मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, यानी जो और वे, यानी जो शब्द से जोड़कर ही वे खर्च हो गए जुड़ा हुआ वाक्य है। वे पैसे खर्चे हो गए जो मुझे मिले थे। अब यहाँ पर आपने देखा कि वाक्य उल्टा करने पर जो शब्द पीछे आ गया, तो यहाँ पर ये विशेषण उपवाक्य अंत में आया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्रिया विशेषण, जो कि तीसरा उपवाक्य है। यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति या परिणाम, कार्य, कारण आदि का पता करते हैं। इसमें जब, जहाँ, जैसा, जो जो आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे, जब वो लौटा तब मैं घर में था। यहाँ पर यह क्या बता रहा है बेटा? समय बता रहा है। अभी मैं इससे आगे आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। जहाँ तुम जा रहे थे वहीं मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? जहाँ, यानी स्थान, कहाँ की बात हो रही है। जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया, यानी रीति की बात हो रही है। यदि मोहन ने पढ़ा होता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता। कार्य, कारण, इस उतना ही खाओ जितना पचा सको, परिणामवाचक। तो इस तरह से यह क्रिया विशेषण के 5 उपवाक्य हैं। आइए इन्हें कैसे याद करेंगे ये भी मैं बता दूं। तो देखो बेटा, इन्हें याद करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे और कितना। जब आप इन चारों प्रश्नों को लगाकर प्रश्न बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। देखिए, कब मैंने बोला, यानी जब वह लौटा तब मैं घर में था। तो यहाँ पर हम प्रश्न बना सकते हैं कि कब वह लौटा, यानी यहाँ पर समय के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है, जहाँ तुम जा रहे थे वहीं मैं जा रहा था। अब यहाँ पर आप कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो इससे आपको स्थान का पता चल जाएगा। अब जिस वाक्य में आप कैसे लगाएंगे, तो वो रीति का पता बताएगा कि कैसे काम हो रहा है। जैसे, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया, तो यहाँ पर रीति बता रहा है कैसे काम किया था। और फिर है, यदि मोहन ने पढ़ा होता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता। तो यहाँ पर हम क्या प्रश्न करेंगे कि काम क्यों हुआ, यानी कैसे हुआ। तो मोहन ने पढ़ा होता, यानी अगर उसने पढ़ा होता तभी वो उत्तीर्ण होता है ना। तो फिर उसके बाद है, उतना खाओ जितना पचा सको। तो कितना लगा कर प्रश्न करेंगे कि कितना खाना है, तब हमारा उत्तर मिलेगा उतना खाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। आइए अब वाक्य का दूसरा प्रकार अर्थ के आधार पर देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो इन्हें हम क्रम से जानेंगे। वाक्य का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य अथवा प्रयोजन से होता है। कभी हम आज्ञा देकर कोई काम करवाते हैं, तो कभी प्रार्थना करते हैं, कभी अपने मन की भावनाओं या इच्छाओं को प्रकट करते हैं, तो कभी आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कभी प्रश्न करते हैं। इन्हीं आधारों पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं।
तो इन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले है विधिवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, तो उसे विधिवाचक या विधानवाचक कहते हैं बच्चों। ये दोनों ही, विधिवाचक और विधानवाचक एक ही है। जैसे सूर्य गर्मी देता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य गर्मी देता है एक साधारण वाक्य है। ऐसे ही मोहन विद्यालय जाता है, सुरेश को कल बुखार था, ये साधारण से वाक्य हैं जिसे हम अपनी बात को कहने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा वाक्य है आपका निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध यानी मना होता है, तो वहाँ पर निषेध वाक्य होता है। जैसे आज हिंदी अध्यापिका ने कक्षा नहीं ली, यानी यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमें नहीं या मत का, मनाही का पता चलता है, तो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मोहन विद्यालय नहीं जाता है ना, और वह घर पर नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ही वाक्य नहीं यानी मनाही के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, निषेध का मतलब ही मना या मनाही होता है। तीसरा भाग है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश, आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है। जैसे चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ शोर मत करो, यानी इसमें आप आज्ञा, अनुमति देते हैं। ठीक है, या तो आज्ञा देंगे या अनुमति लेंगे, देना और लेना दोनों ही चलेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप स्कूल में क्लास में पूछ लेते हो मैम पानी पीने जाएं, या मैडम ने कह दिया चुपचाप बैठ जाओ, तो ये सभी क्या है, आज्ञार्थक वाक्य हैं जिनका प्रयोग हम दिन भर में करते हैं। ठीक है, हमारा भाग है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, तो ये दोनों ही प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में आए हैं। इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह भी लगा हुआ है। इसके बाद आता है विषमयादि बोधक वाक्य, यानी इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता के विषम्य, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध होता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, उफ कितनी ठंड है। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें विषमयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप इन्हें ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका भाग क्लियर हो गया। अब अगला हमारा भाग है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, अब तो गाड़ी जा रही होगी, यानी यहाँ पर आपको वाक्य की श्योरिटी नहीं है, बस हम संदेह कर रहे हैं, यानी शायद में जवाब दे रहे हैं, सोच रहे हैं। अगला हमारा भाग है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब हम किसी के लिए मंगल कामना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे माँ अपने पुत्र से कहती है तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, आओ घूमने चलें। वह अंतिम भाग है हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उसे संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। अगर तुम परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते, यानी उत्तीर्ण होने की क्रिया जो है वो परिश्रम पर आश्रित है। तो बच्चों आज आपने वाक्य के दोनों भागों का अध्ययन किया, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटा परीक्षा में इसमें से प्रश्न आने ही आने हैं, तो इन्हें बार बार बहुत ही कम समय आपके पास है, बार बार अभ्यास करें और लिखते रहें, पढ़ते रहें, तब जाकर आपका अभ्यास पूरा होगा। और अधिक से अधिक इसके MCQs भी करते रहें, तभी आपका यह अध्याय पूरा होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।